नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे राष्ट्रद्रोह कानून की। क्यों ऐसा हो रहा है कि पिछले कई सालों से इतने सारे केसेस राष्ट्रद्रोह कानून के आ चुके हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 2014 से लेकर 2019 के बीच में इतने ज्यादा केसेस आए हैं कि 133% जंप का एक उदाहरण दिखा है कि इन कुछ सालों में राष्ट्रद्रोह के कानून बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। उसकी क्या वजह है? पुलिस क्या पड़ताल नहीं करती केसेस की? क्या पुलिस को कानून के बारे में नहीं पता है? बहुत सारी वजह है जिसके बारे में हम आपसे थोड़ा सा देर में बात करेंगे। लेकिन जो सबसे हाल फिलहाल जो एक मामला आया है राष्ट्रद्रोह कानून यानी कि सेडिशन लॉ का, वो अब आ रहा है लक्षद्वीप से। और लक्षद्वीप की एक एक्टर है, मॉडल है, डायरेक्टर है आयशा सुल्ताना। तो आयशा सुल्ताना एक टीवी डिबेट में हिस्सा ले रही थी और वो मलयालम चैनल था जिसका नाम था मीडिया वन टीवी। और उस टीवी डिबेट के दौरान उन्होंने ये कहा कि प्रफुल्ल खोड़ा पटेल जो कि प्रशासक हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं लक्षद्वीप के, वो एक बायो वेपन की तरह हैं। और आप सभी को पता है कि लक्षद्वीप में काफी आलोचना हो रही है कि जिस तरीके से प्रफुल्ल खोड़ा पटेल ने हाल में जो सुधार कानून वो लेकर आए हैं उसको लोग बहुत ज्यादा उसका विरोध कर रहे हैं। तो उसी को लेकर एक टीवी डिबेट में आयशा सुल्ताना हिस्सा ले रही थी, जिसके दौरान उन्होंने प्रफुल्ल खोड़ा पटेल और केंद्र सरकार को ये कहा कि ये दोनों बिल्कुल एक बायो वेपन है, यानी कि एक जैविक हथियार हैं और इनकी वजह से ही लक्षद्वीप में कोविड बहुत ज्यादा फैला है। अब ये डिबेट जब पूरा हो गया उसके बाद लक्षद्वीप के जो बीजेपी प्रेसिडेंट है अब्दुल खादर, उन्होंने जाकर कंप्लेंट रजिस्टर की, एफआईआर दर्ज हुआ। और एफआईआर किस कानून के तहत दर्ज हुआ? सेडिशन लॉ यानी कि 124A का मामला, यानी कि राष्ट्रद्रोह का मामला। बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब मोदी सरकार के हाथ में एक खिलौना है, जब चाहे जिसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का कानून लगा दे, उसको या तो जेल में बंद कर दे और या तो उसकी चुप्पी बिल्कुल साध दे ताकि वो मुंह खोल ही ना पाए। कुछ ऐसा ही हुआ है आयशा सुल्ताना के साथ। और मजे की बात यह है कि वो डिबेट में हिस्सा ले रही थी, उनको प्रोवोक किया गया, ऐसा आयशा सुल्ताना का कहना है कि उनको प्रोवोक किया। उन्होंने इंटेंशनली इस बात को नहीं कहा था, लेकिन इस तरीके से उनको उकसाया गया उस डिबेट में कि उन्होंने ये बोला कि प्रफुल्ल खोड़ा पटेल और केंद्र सरकार जैविक हथियार के रूप में लक्षद्वीप में आए हैं और इसलिए कोविड-19 फैला है। तो इसमें क्या बड़ी बात है अगर उन्होंने कह दिया। अब देखना यह होगा कि आयशा सुल्ताना के खिलाफ क्या कुछ और बोला गया है या उनका जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट रहा है, पास्ट में उनके जो रिकॉर्ड्स रहे हैं वो क्या रहे हैं। वो एक मॉडल रही हैं, डायरेक्टर रही हैं, एक्टर रही हैं, एक एक्टिविस्ट भी रही हैं जो कि लक्षद्वीप के बारे में बहुत दिल से सोचती हैं। इसलिए उन्होंने लक्षद्वीप में जो रिफॉर्म्स लेकर आए हैं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, उनके बारे में वो बात कर रही थी कि किस तरीके से कोविड अब लक्षद्वीप में बहुत ज्यादा फैल चुका है। क्यों? क्योंकि उसको ओपन अप किया विकास के नाम पर प्रफुल्ल खोड़ा पटेल ने। तो इसी डिबेट के दौरान उनके खिलाफ अब राष्ट्रद्रोह का कानून लगा दिया गया है। और केस रजिस्टर किसने किया है? बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल खादर ने। तो आप सोच सकते हैं कि राजनीति यहाँ पर कहाँ है। आयशा सुल्ताना एक टीवी डिबेट में हिस्सा ले रही थी। क्रिमिनल कंप्लेंट कौन कराता है? जो कंप्लेंट रजिस्टर कराने वाला जो व्यक्ति है वो बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट है। तो यहाँ पर आपको राजनीति समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से एक सेडिशन लॉ को, यानी कि जो राष्ट्रद्रोह का कानून है, वो एक पॉलिटिकल हथियार, एक राजनीतिक हथियार के रूप में प्रशासन और सरकारें इसको इस्तेमाल करती हैं। इस बात की बहुत लेकर आलोचना भी हुई है, जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं उमर अब्दुल्ला, तो उनका ये कहना है कि जो पतली चमड़ी वाले जो लोग होते हैं वो ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, तो वो ऐसे उल जलूल कानून का सहारा लेते हैं। और उन्होंने आयशा सुल्ताना का समर्थन किया है। और जाहिर सी बात है कि पटेल की जो नीतियां हैं उनसे वहां के लोग इत्तेफाक नहीं रखते और उनको बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं है कि उसका विरोध हो और उसके बारे में लोग बढ़ चढ़ कर बोलें, उसकी आलोचना करें। तो अगर आपको आलोचना पसंद नहीं है, अगर आपको विरोध पसंद नहीं है, तो सबसे आसान हथियार है सेडिशन लॉ यानी कि राष्ट्रद्रोह का कानून, जिसके तहत अब आयशा सुल्ताना
सबसे जो रीसेंट विक्टिम है वो इस कानून का शिकार बन गई है। देखिए, आयशा सुल्ताना जो है उन्होंने बहुत क्लियरली बता दिया है न्यूज़ चैनल्स को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कि ये जब डिबेट चल रहा था, डिबेट में आउट ऑफ एकदम से आउट ऑफ प्रोवोकेशन ये बात हुई है। कोई इंटेंशनली इन्होंने इस बात को नहीं किया। इन्होंने अपने पर भी इस चीज को बहुत क्लियरली बता दिया है कि ऐसा कोई इंटेंशनल वो नहीं था, और उन्होंने जो बात कही है वो बिल्कुल आउट ऑफ प्रोवोकेशन इन द डिबेट ये बात कही गई थी। सेडेशन का मामला दर्ज करना, तो देखिए, कोई भी केस दर्ज करने से पहले उस व्यक्ति के क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, उसके बैकग्राउंड को चेक करना जरूरी है। आयशा सुल्ताना जो है उनका कोई इस तरीके का बैकग्राउंड नहीं है कि वो किसी इस तरीके की कोई एक्टिविटीज में हो जिसमें कि क्रिमिनल एक्टिविटीज हो या कोई लीगल एक्टिविटीज हो या कोई ऐसा एक्टिविटी एक्ट हो जिसमें कोई वायलेंस क्रिएट कर रहा हो। ऐसा कोई एक्ट में तो आज तक तो वो उनके ऊपर कोई ऐसा क्रिमिनल एंटीसीडेंट है नहीं, कोई केस नहीं। तो जब कोई चीज कर रहे हैं तो उसको सोच समझ के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को करना चाहिए। केस आप किसी ने कंप्लेंट दे दिया, उस पर आपने फौरन केस लॉन्च कर दिया। See, India is a democratic country. Any policy which is against the people have every right to speak against the government in a democratic way. And by invoking sedition or such other cases, how can you stop the people from expressing their fundamental right? It is a fundamental right under Article 19. You have the freedom of speech and expression. As long as you are not spoiling the peace and you are not creating any violence, you can politely and democratically you can put your express your dissent, or you can express your views on any particular aspect which the government is coming up with. She has said so. She has already clarified that no, it was not intentional, it was out of provocation that it has come out, and she has already clarified that in her Facebook video and even in some of the media channels. So why is it out of proportion? इतना बड़ा हवा बना के उस पर केस लगा के सेडिशन करके आप बाकी लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं? You want to show that nobody should speak against the government? अभी जब 3 जून को जो नामी गिरामी जर्नलिस्ट है विनोद दुआ, जब उनका सेडिशन का जो केस चल रहा था तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन दिया और उन्होंने कहा कि जो पत्रकार हैं जिनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का कानून लगाया जाता है, क्योंकि विनोद दुआ के खिलाफ भी राष्ट्रद्रोह का कानून लगाया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्रकारों के संदर्भ में जब सेडिशन लॉ लगाया जाता है तो वो सही नहीं है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा 1 जून को कि जो पैरामीटर्स हैं, जो एम्बिट है 124A का, 153B का और 505 जो आईपीसी की धारा जो इस्तेमाल होती है राष्ट्रद्रोह के कानून में, तो उसको नए तरीके से समझने की जरूरत है, एक नए इंटरप्रिटेशन की जरूरत है। तो ये इस टिप्पणी के बाद भी आपने देखा है कि किस तरीके से सेडिशन लॉ का दुरुपयोग किया जा रहा है, और आयशा सुल्ताना उसका एक बहुत ही रीसेंट एग्जाम्पल है। अब आपको बता दें कि जो सेडिशन लॉ की जो पूरी हिस्ट्री रही है, जैसा मैंने आपको शुरू में भी बताया कि एक सर्वे के मुताबिक ये देखा गया है कि 133% की बढ़ोतरी पाई गई है 2014 और 2019 के बीच में राष्ट्रद्रोह के कानून की, जिससे ये पता चलता है कि बिल्कुल राजनीतिक एजेंडे से इस कानून का इस्तेमाल किया जाता है। और कौन सी सरकारें इसको इस्तेमाल करती हैं? जो तानाशाह सरकार हैं, जो अपनी आलोचना नहीं सह सकती, अपना विरोध नहीं सह सकती, उनको अगर हर तरीके के विरोध को, मतभेद को, असहमति को अगर दबाना है तो वो राष्ट्रद्रोह को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती हैं। और उसके एक नहीं, बहुत सारे उदाहरण मैं आपको यहाँ पर देना चाहूंगी और एक याद दिलाना चाहूंगी कि किस तरीके से राष्ट्रद्रोह के कानून को अलग अलग सरकारों ने इस्तेमाल किया है। सितंबर 3, 2020 उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बेल दी थी, यानी कि जमानत दिया था एक जर्नलिस्ट को, क्योंकि उन्होंने एक वीडियो उत्तराखंड के सीएम के ऊपर डाला था, उनको जमानत मिल गई। उसके बाद नवंबर 6, 2020 को गुजरात हाईकोर्ट ने भी एक सेडिशन लॉ के एक केस को खारिज किया था,
धवल पटेल, अगर आपको ध्यान हो, वो पत्रकार थे और उन्होंने ये लिखा था कि जो गुजरात के सीएम है शायद वो हटाए जाएंगे क्योंकि वो कोविड की महामारी को ठीक से हैंडल नहीं कर पाए। और फिर जब धवल पटेल ने माफी मांगी तब उनके खिलाफ उस केस को क्वॉश किया गया, यानी कि डिसमिस किया गया। उसी तरीके से जनवरी 2021 में, ज्यादा दूर की बात नहीं है, यूपी में और एमपी में किन किन पत्रकारों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का कानून लगाया गया था। राजदीप सरदेसाई, शशि थरूर, जफर आगा, विनोद जोज, अनंतनाथ, परेश नाथ, मृणाल पांडे जैसे बड़े पत्रकार हैं, इनके खिलाफ इसलिए कानून लगाया गया था राष्ट्रद्रोह का, क्योंकि उन्होंने ट्वीट किया था कि जो 26 जनवरी की जो किसान आंदोलन में घटना हुई थी जिसमें कि एक किसान की मौत हुई थी, उसको लेकर दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाए थे इन पत्रकारों ने। तो उनके खिलाफ किस तरीके से, देखिए, पुलिस ने इस कानून का बेजा इस्तेमाल किया और उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का कानून लगा दिया। उसी तरीके से 2021 में फरवरी में JNK हाई कोर्ट ने भी एक राष्ट्रद्रोह के केस को डिसमिस किया। उसमें जाकिर हुसैन ने, जो गलवान वैली में इंसिडेंट हुई थी, जो हादसा हुआ था पिछले बार जिसमें कि बहुत सारे अपने जवान मारे गए थे, तो उसमें चाइना की आर्मी की तारीफ की गई थी और भारत के सरकार की आलोचना की गई थी। तो उसमें JNK हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो सेडिशन की घटना है, अगर उस घटना से तुरंत कोई सार्वजनिक अव्यवस्था नहीं होती है, कोई हिंसा नहीं फैलती है, तो आप सेडिशन का केस नहीं लगा सकते हैं और इसलिए उस केस को खारिज कर दिया गया। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर यह पता चलता है कि किस तरीके से सेडिशन लॉ का दुरुपयोग होता है। अब आपने देखा था कि बार बार, चाहे वो जो जिला कोर्ट्स हैं उनका ले लें या सुप्रीम कोर्ट का ले लें, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को बहुत अच्छे से, केदारनाथ वर्सेस बिहार स्टेट के का जो जजमेंट आया था 1972 में, तो उसमें उन्होंने इस चीज को बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि सेडिशन का मामला तब नहीं बनता अगर उस कहे से या लिखे से या कुछ भी किसी ने अगर बोला है और अगर उससे अगर पब्लिक हिंसा नहीं होती है या सार्वजनिक अव्यवस्था नहीं होती है, तो वो राष्ट्रद्रोह के केस में नहीं आता है। लेकिन इसके बावजूद सरकारें इसका इस्तेमाल करती रहती हैं। इसके साथ अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से ऊपर हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी फॉलो नहीं करना चाहती? क्या उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन बाइंडिंग नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? और अगर बाइंडिंग है तो कौन इनकी जिम्मेवारी फिक्स करके इनको सज़ा दिला पाएगा, ताकि भविष्य में कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की तो रिस्पेक्ट करे। तो ये क्या दिखाता है कि जो तानाशाह सरकारें हैं वो राष्ट्रद्रोह के कानून को कभी नहीं हटाना चाहेंगी। हालांकि लॉ कमीशन ने 2018 में कहा था कि अब समय आ गया है कि राष्ट्रद्रोह के कानून को उसमें परिवर्तन लाना चाहिए, उसको रिपील करना चाहिए, यानी कि बिल्कुल उसको हटा देना चाहिए। जैसे और भी बहुत सारे ड्रैकोनियन कानून हैं, जैसे उआपा हो गया, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है, उसको हटाया गया। तो उस तरीके के जितने ड्रैकोनियन कानून है अगर हटाए गए हैं तो राष्ट्रद्रोह के कानून को भी हटाना चाहिए। लेकिन राष्ट्रद्रोह का कानून जिस तरीके से, जिस फ्रीक्वेंसी से लगाया जा रहा है, वो अपनी पुलिस फोर्स पर भी एक चीज रिफ्लेक्ट करता है कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो केसेस को रजिस्टर करते हैं, वो कभी भी केसेस की पड़ताल नहीं करते। उनको कभी ये बॉदर नहीं करते कि कानून जो राष्ट्रद्रोह का है वो एग्जैक्टली क्या कहता है। अगर किसी ने कुछ टीवी पर कह दिया, जैसे आयशा सुल्ताना का केस है, या किसी ने कुछ लिख दिया, तो आप उस पर राष्ट्रद्रोह का कानून कैसे लगा सकते हैं, जबकि कानून में बिल्कुल इसका सीधा साधा प्रावधान है कि अगर कुछ ऐसी वारदात से पब्लिक अव्यवस्था नहीं होती, हिंसा की कोई घटना नहीं होती, तो वो राष्ट्रद्रोह का कानून, राष्ट्रद्रोह का केस नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद पुलिस इस काम को करती है। भले ही जो व्यक्ति जो लिख रहा है या बोल रहा है या विरोध कर रहा है, उसकी भाषा जरूर अनपार्लियामेंट्री हो सकती है, अनसेवरी हो सकती है, लेकिन उस पर आप 124A का केस नहीं लगा सकते हैं। और लेकिन बावजूद इसके सरकारें इसको एक टूल की तरह इस्तेमाल करती हैं। और आपने देखा है कि किस तरीके से बिहार में दिशा रवि के खिलाफ भी राष्ट्रद्रोह का कानून लगाया गया, लेकिन उसको उस केस को खारिज किया गया। तो ये तमाम सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन साफ बात यह है
कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में एक ऐसे घिनौने कानून की कोई जगह नहीं है। इस बात को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि इसे भारत के संविधान से और कानून की किताबों से हटाया जाना चाहिए। नेहरू जी ने किस जमाने में ये बात कही थी, लेकिन आज 2021 में भी एक इतना घिनौना और इतना एक क्रूर कानून लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। अभी जब सीए और एनआरसी के जब विरोध प्रदर्शन हो रहे थे तो उस समय 6 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे जिन्होंने नाटक में हिस्सा लिया था और सीए और एनआरसी के बारे में बताया जा रहा था, तो उनसे भी पूछताछ की गई। कुछ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के जो टीचर्स थे, स्टूडेंट्स थे, उनके खिलाफ ये केसेस हुए सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने विरोध किया। तो विरोध की आवाज को दबाने के लिए, आलोचना को दबाने के लिए, असहमति को दबाने के लिए, विरोधाभास को दबाने के लिए इस कानून का बार बार बेजा इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम ये कहें कि क्या सरकारों के पास पॉलिटिकल विल है, तो शायद पॉलिटिकल विल किसी भी सरकार के पास नहीं होगी। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई संज्ञान ले पाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो 1 जून को कहा है कि एक नए एम्बिट से इस लॉ को, सेडिशन लॉ को अब इंटरप्रेट करने की जरूरत है। वो एक नई उम्मीद की किरण है और वो ये दिखाता है कि आज के लोकतंत्र में अभी भी कोर्ट यानी कि अदालत ही उम्मीद एक बनी हुई है। और इसी बात से हम उम्मीद करते हैं कि जो राष्ट्रद्रोह का कानून है, हो सकता है कि उसका रास्ता भी सुप्रीम कोर्ट से ही निकले। इस वीडियो पे आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और सत्य हिंदी को भुगतान करें, सत्य हिंदी की सदस्यता लें। इससे आपको निष्पक्ष खबरें मिलेंगी और हमें आपका समर्थन मिलेगा। मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317 और दूसरा ट्विटर हैंडल है @नीलू_on_the_move। तो देखते रहिएगा आज का एजेंडा और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।